मेरा बस चले तो मैं तो इन राजनीतिक लोगों से भी कहता हूं कि पहले तुम 10 साल फील्ड में सर्विस काम लोगों की सेवा करो, लोगों के बीच में जाकर के अपनी एड़ियां रगड़ के लोगों के कष्ट को समझो, और लोगों के कष्ट को समझेंगे तब आपको वास्तविकता का पता लगेगा। यहाँ तो बैकडोर से लोग बड़े बाप यदि नेता है तो बेटा भी नेता बन जाता है, वो दिल्ली में पढ़ता है और चुनाव बाहर से लड़ता है, तो कैसे कल्याण होगा? तो वो यहाँ की क्या तकलीफ जानता है? यहाँ की तो कोई तकलीफ तो इसलिए जो है जरा सुनिए, हाँ जरा, तो इसलिए क्या होता है कि उनकी कोई सोच नहीं है, तो वहां जो सत्ता में पहुंचा है ये सब जानते हैं। देखिए आज वर्तमान में हमारे गोविंद सिंह गुंजवाल जी खादी के आदमी हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उनको मालूम है सारी कहानी जो मैं बोल रहा हूँ वही भी बोलेंगे कि वो भी खादी के कार्यकर्ता रहे हैं। प्रदीप टमटा जी हम लोगों के सर्वोदय के लोगों के साथ उन्हें हर आंदोलन में उन्हें हिस्सा लिया है और वही राजनेता है। हरीश रावत जी हमारे साथ बहुत नजदीकी आदमी, बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, कहां पर क्या बात है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये एक सोचने का मुद्दा है। मैं तो अब ये कह रहा हूं, एक अभियान छेड़ रहा हूं। मैंने अभी कहा कुछ लोग मेरे को मिले, मैंने कहा क्वेश्चनर बनाइए, प्रश्नावली बनाइए, और प्रश्नावली में प्रश्न पूछिए उनसे कि आपने हमारे लिए पानी के लिए क्या किया, आपने हमारे चरखे के लिए क्या किया, हमारे उद्योग के लिए क्या किया, जो अभी वर्तमान हमारे उद्योग हैं उनको चलाने के बारे में, उनको कंटिन्यू करने के बारे में आपने क्या किया। आप रोज भाषण देते हैं पलायन रोकना है, पलायन रोकना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा उनके मुंह में चारा डाल दिया और सोचते हैं कि इससे वो हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जब स्थायित्व उसको देना है, स्थायी रूप से कोई काम करना है, तो उसके लिए हमको बहुत बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके लिए बहुत प्लान करना पड़ेगा। उसी तरह से लीसा उद्योग है, अब यहाँ सबसे बड़ा पोटेंशियल है उन उद्योग के बाद। आज का जो हमारा ये चीड़ पाइन है, आपका चीड़ है, ये चीड़ से हम रोजिंग टर्पेंटाइन इंडस्ट्री को इतना बड़ा वो दे सकते हैं, एक गति दे सकते हैं कि ये हर ब्लॉक में एक यूनिट खड़ी हो जाए, हर ब्लॉक में एक रोजिंग टर्पेंटाइन की यूनिट खड़ी हो जाए, यहाँ के लोग ही टेपिंग करें, यहाँ के लोग ही उसको प्रोसेस करें फैक्ट्री में, यहाँ कैम्फर वो उसका तारपिन निकला, उस तारपिन की एक कैम्फर फैक्ट्री यहाँ लगे और यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट जाए। और सब जानते हैं, और पहाड़ में सबसे ज़्यादा घने जंगल जो हैं आपके चीड़ के हैं, और वो चीड़ हर जगह, कहीं ऐसी जगह नहीं जो चीड़ नहीं है उत्तराखंड के किसी भी भाग में। और वो चीड़ का जंगल हमको बहुत बड़ा उद्योग दे सकता है। जो पेड़ हमारे मर गए हैं उनको हम टिम्बर उद्योग में के लिए दे सकते हैं, लोगों के उपयोग के लिए दे सकते हैं, जलाने के लिए दे सकते हैं। तो इसलिए ये लीसा उद्योग भी एक बहुत बड़ा इसके लिए वो हो सकता है। हमने तो मुख्यमंत्री जी को, जब खंडूरी जी, भुवनचंद खंडूरी जी वो थे मुख्यमंत्री थे, मैंने ज्ञापन किया उद्योग के बारे में। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ इस जिले में 15 क्विंटल कोकून होता है। मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया उनको, रेशम विभाग से मैंने सरकार को दिया स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत, कि ये ऊन की ये जो कोकून यहाँ से आप 150 रुपये किलो बेच दे रहे हैं, बाहर हल्द्वानी का वहाँ का व्यापारी आके बेच दे रहा है, और इनसे आप 80 रुपया खरीद रहे हैं जो उत्पादन करने वाले हैं। आप इसी कोकून की यहाँ रीलिंग कीजिए, रीलिंग करके इसका प्रोडक्शन यहाँ कीजिए, और मैंने कहा जगह मैं देता हूँ, मैं उसका प्रयोग करूँगा। मैंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान को दिया, क्या मेरी फाइल हो गई वहाँ, वो फाइल आज तो वापस नहीं आई, और बल्कि मैंने उसको 45,000 रुपया खा गया मेरा कोई आदमी, उसको फाइल के चक्कर में 45,000 रुपया दिया मैंने उसको, लेकिन वो पैसा खा गया और वो फाइल कहीं खो गई। ऊपर जाके वो फाइल भी आज भी, अब मैं अभी बल्कि सोच रहा हूँ कि आरटीआई के अंतर्गत फिर उस फाइल को वापस मंगाऊँ मैं। तो अभी ये है कि इतना बड़ा कोकून का इतना, इससे क्या होगा, मेरा गारंटी है यहाँ 75 परिवार मुसलमानों के हैं जिनकी महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। उनके पति कोई बोचर का काम करते हैं, कोई टेलरिंग का काम करते हैं, कोई पेंटिंग का काम करते हैं, कोई चूड़ी चरेव बेचते हैं, उनकी महिलाएं घर में अकेली हैं। हम चाहते हैं कि उन महिलाओं को हम इस काम से जोड़ें, कताई, बुनाई, सिलाई, ये रेशम का कोकून वगैरह बनाने से जो वो होता है, मतलब रीलिंग वगैरह का काम से हम जोड़ देते तो कितना बड़ा उद्योग खड़ा हो जाता। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जिनके पास सोच है वो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में है उनके पास कोई सोच नहीं है, उनके पास उनका कोई प्लान नहीं है, उनको कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि उन्हें गरीबों के बीच में, लोगों के बीच में जाके देखा नहीं है कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। और हम जैसे लोगों को कोई बुलाता नहीं। मैं तो यहाँ बीडीसी की मीटिंग होती है। अगर आपको 1 महीने के लिए सीएम बना दिया जाए, हाँ, तो 3 काम आप क्या क्या करेंगे? 3 काम? हाँ। मैं सबसे पहले तो ये है कि अब मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले तो मैं क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं सकता, अब उद्योगों से संबंधित कह रहे हैं या जनरल कह रहे हैं, कैसे भी। तो सबसे पहले तो मैं शराब के खिलाफ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। इसने यहाँ का जनजीवन, यहाँ की महिलाओं को बहुत मुश्किल कर दिया। और दूसरा काम यह है कि मैं यहाँ लोगों से कहूँगा, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितने जो विभागों के इंतजार हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी तनख्वाह खुद अपने उससे विभाग के उससे निकालिए, कुछ उत्पादन कीजिए अपने माध्यम से, आपने तनख्वाह खुद उससे निकालिए। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इतना बड़ा, उसके सब कुछ है, सब ताम झाम, उस सरकार की उसकी तनख्वाह दे, वो एक फार्म में जाकर के करे, देखो 10 भी लोगों की तो निकाले कम से कम, चाहे पशुपालन है पशुपालन वाले करें, एग्रीकल्चर वाला निकाले, मैं उनसे कहूँगी तब उनको पता लगेगा कि कष्ट क्या है। 2 काम। तीसरी बात यह है कि पहाड़ का जो ये उद्योग है जो लुप्त प्राय हो गया है, पहाड़ का जो लुप्त प्राय उद्योग हो गया है, वो हम उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में हम सबसे पहला कदम ये उठाएंगे कि यदि जो रोज भाषण देते हैं पलायन रुक गए है वो हो गया, मैं कहूँगा कि पुराने जो पहाड़ के परंपरागत उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करो। ये तीसरा काम करो। शराब से लेकर के और जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो अपना वो करें, अपना आधा खर्चा वो निकालें और बाकी जो है उद्योगों को खड़ा करें। ये 3 कामों को मैं मेरी हमेशा वो रही प्राथमिकता रही यदि मेरे से कहें तो। और उद्योग यहाँ असंभव नहीं है उद्योग को पुनर्जीवित करना। गांधी जी का दर्शन आज कहाँ है? वो आगे बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है? ना, गांधी जी का दर्शन अपनी जगह है। गांधी जी देखे हमेशा प्रासंगिक हैं। गांधी जी तो अपनी जगह है, लेकिन वो लोग नहीं समझते तो क्या करें। लेकिन आने वाले समय में तो फिर लोग घूम फिर करके वही आएंगे ना। ये तो प्रकृति का चक्र है। जब लोग दुनिया त्रस्त हो जाएंगे फिर समझेंगे कि हाँ अरे हमने बड़ी भूल की। तो गांधी जी तो अपनी जगह पर हैं, गांधी जी का दर्शन अपनी जगह है और गांधी जी के दर्शन में कोई कमी नहीं है। उसको समझने वाले लोग आज भी हैं, लेकिन वो उनकी संख्या घट गई। बाहर लोग ज्यादा हैं जो गांधी जी। उनकी संख्या घट क्यों रही है? उनका असर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इनके यहाँ जिनके हाथ में यहाँ पर वो है ना, उनकी संख्या इसलिए घट रही है। यहाँ घट रही है, वहाँ थोड़ी घट रही है। बाहर के लोगों में जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बीच में नहीं घट रही है लेकिन बाहरी चमक दमक की वजह से लोगों में कई किस्म के गलत आकर्षण आ गए, गलत आकर्षण आ गए। और इजी मनी बनाने का मतलब पुरुषार्थ न करने की जो एक वो आ गई है, एक मानसिकता पैदा हो गई कि पुरुषार्थ नहीं करके हम बिना पुरुषार्थ के हमको पैसा मिल जाए, उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसमें कमी आएगी। लेकिन जैसे जैसे आदमी का बौद्धिक स्तर बढ़ता है वो समझता है कि गांधी जी का दर्शन जो है आज भी प्रासंगिक है। और हर बुद्धिजीवी से आप पूछेंगे वो भले प्रैक्टिकल जीवन में करे या न करे, लेकिन गांधी जी के दर्शन की कोई खिलाफत नहीं कर सकता। आज भी नहीं करता है और कभी नहीं करेगा। गांधी जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और हमेशा आज भी हैं। और गांधी जी का दर्शन अपनी जगह है, वो अपनी जगह कायम रहेगा, चाहे उसको लोग कुछ भी करें। लेकिन आज समझने वाले लोग हैं पर उनकी संख्या सीमित हो सकती है।